नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर आते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ और बारिश से भारी नुकसान। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और सिक्किम के मुख्यमंत्री और मणिपुर के राज्यपाल से ली हालात की जानकारी। असम के मुख्यमंत्री ने राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाके का किया दौरा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सीडीएस अनिल चौहान का बड़ा खुलासा। 48 घंटे तक जंग लड़ना चाहता था पाकिस्तान। भारतीय सेना के आगे 8 घंटे में ही टेक दिए घुटने। देश के गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई तेज। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन से जुड़े 3 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त। जैसलमेर में कोर्ट ने जासूसी के आरोप में सरकारी अधिकारी को 7 दिन के रिमांड पर भेजा। पंजाब के तरन तारन से भी हत्थे चढ़ा पाकिस्तानी जासूस गगनदीप। उत्तर प्रदेश में अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला। यूपी पुलिस और पीएसी में मिलेगा 20% आरक्षण। यूपी कैबिनेट ने 10 महत्वपूर्ण फैसलों पर लगाई मोहर। और आईपीएल का खिताबी मुकाबला आज। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स 11 आमने सामने। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा मैच। और अब खबरें विस्तार से। पूर्वोत्तर में भारी बारिश और बाढ़ के कारण स्थिति खराब हो गई है। असम में स्थिति सबसे विकट बनी हुई है। बाढ़ के कारण 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और मरने वालों की संख्या 6 पहुंच गई है। आईएमडी ने सभी 6 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट और अरुणाचल प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर आज भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गरज और बिजली के साथ भारी बारिश की संभावना है। ब्रह्मपुत्र नदी नेमाटी घाट और तेजपुर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बराक नदी छोटा बेकरा, फुलेरताल, एपी घाट और बीपी घाट खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पूर्वोत्तर में भारी बारिश और बाढ़ के कारण पैदा हुई स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला से क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति पर बात की। उन्होंने प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद और समर्थन का आश्वासन दिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य के मौजूदा हालात और राहत व पुनर्वास के लिए चलाए जा रहे अभियान के बारे में जानकारी दी। वहीं सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने प्रधानमंत्री की तरफ से दिए गए आश्वासन के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य प्रशासन स्थिति को संभालने और प्रभावित लोगों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य के बाढ़ प्रभावित कछार जिले का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा स्थापित राहत शिविरों में शरण लिए हुए लोगों से बात की। मुख्यमंत्री ने लोगों को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया और प्रशासन को लंबी प्रक्रिया खत्म करने और त्वरित राहत प्रदान करने के निर्देश जारी किए। बाढ़ प्रभावित मणिपुर और त्रिपुरा में असम राइफल्स का ऑपरेशन का जल राहत 2 अभियान जारी है। इसके तहत बाढ़ प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है। बचाव, राहत और चिकित्सा सहायता कार्यों का संचालन करने के लिए कुल 10 टुकड़ियों को सक्रिय रूप से तैनात किया गया है। आवश्यकता पड़ने पर त्वरित तैनाती के लिए हाफलोंग में एक अतिरिक्त टुकड़ी स्टैंड बाय पर है। आईजीएआर दक्षिण ने पोरामपत, जेएनआईएमएस वानखेई और वांगखेई में 8 टुकड़ियों को तैनात किया है, जिन्होंने 2629 नागरिकों को बचाया, 250 व्यक्तियों को चिकित्सा देखभाल प्रदान की और भोजन और पानी वितरित किया। इसके साथ ही आईजीएआर पूर्व ने चंद्रपुर, रेशम बागान, भूटान खाल और कामरांगा में 2 टुकड़ियां तैनात की हैं, जिन्होंने 200 नागरिकों को बचाया है और तत्काल दवा और खाद्य आपूर्ति प्रदान की है।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय के कार्यक्रम फ्यूचर वॉर्स एंड वॉरफेयर में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। जनरल अनिल चौहान ने कहा कि पाकिस्तान ने सोचा था कि संघर्ष 48 घंटे तक चलेगा, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को 8 घंटे में घुटनों पर ला दिया। उन्होंने बताया कि 10 मई को लगभग 1 बजे पाकिस्तान का लक्ष्य 48 घंटों में भारत को अपने घुटनों पर लाना था। पाकिस्तान की ओर से कई हमले किए गए और उन्होंने इस संघर्ष को बढ़ा दिया, जिसके बाद भारत ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और पाकिस्तान को 8 घंटे में घुटनों पर ला दिया। अनिल चौहान ने आगे कहा, पाकिस्तान को एहसास हो गया होगा अगर वो युद्ध लड़ता है तो उसे हार ही मिलेगी। 10th of May at about 1 a.m. Its aim was to get down India to its knees in 48 hours. Multiple attacks were launched, and in some manner they have escalated this conflict, which we had actually hit only terrorist targets, but also into the military domain. From their perspective, it would have been rational in the sense they would have said that you use military means to hit these targets. But it was also rational on their part, operation which they thought they'll continue for 48 hours, folded up in about 8 hours. And on 10th, then they picked up the telephone and said they wanted to talk. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुए नुकसान के बारे में पूछे जाने पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा, जब मुझसे हमारी ओर से हुए नुकसान के बारे में पूछा गया तो मैंने कहा कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, परिणाम और आप कैसे कार्य करते हैं ये महत्वपूर्ण है। Suppose you go on in a test match, cricket test match, and you win by innings defeat. Then there's no question of how many wickets and how many balls and how many players. It's an innings kind of a defeat. Based on technical parameters like electronic intelligence, signal intelligence, at some point of time, we will take out this particular data and share it with us to answer those queries and inquisitiveness of people like you who keep telling me how many aircraft did we destroy, how many radars did we destroy. We will make a rough assessment of that and come out with that shortly. और सीडीएस ने आगे कहा कि जब पाकिस्तान की ओर से बयानबाजी हुई तो हमने भी कहा था कि यदि पाकिस्तान हमारे सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करता है तो हम उन पर दोगुनी गति से जोरदार हमला करेंगे। On the day we had done this surgical strikes on 7th, we had done it till from 11:05, that's 5, at about 1 o'clock to about 1:30, and 5 minutes later we had rigged up the Director General of Military Operations to say that we have done this, and we have hit only terror targets. Military establishments have been out of the purview of the strikes, and we have ensured that there are no collateral damage, especially civilians, and we need to talk to each other. So that was, I think, a rational decision. And subsequently, when there was a rhetoric from Pak side, we also said that in case Pakistan hits us, hits military establishments, we are going to hit them back. We'll hit them harder. जनरल अनिल चौहान ने कहा कि पाकिस्तान से इस विशेष युद्ध का पूरा प्रारंभिक बिंदु पहलगाम आतंकी हमला था। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कोई परिभाषित तर्क नहीं है और जहां तक हमारे विरोधी का सवाल है, उसने भारत को 1000 घाव देकर खून बहाने का फैसला किया है। Start point of this particular war was this Pahalgam terror attack. So is terrorism a rational act of warfare? I don't think that's a rational act because terrorism has no defined logic. It has no politico-military end state. Terrorism is a means and an end in itself. Terrorism is a form of warfare that defines rationality. Officially, we know in the 1965, Zulfikar Ali Bhutto declared a 1,000-year war against India when he addressed the United Nations Security Council. और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। And the culture around it is so unique and integral to the identity of Assam that we can't even think of Assam without tea. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. मेरी पसंद
पसंद मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। पंजाब के तरन तारण पुलिस ने पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान स्थित खालिस्तानी समर्थक गोपाल सिंह चावला के साथ संवेदनशील जानकारी साझा करने के आरोप में गगनदीप सिंह उर्फ गगन नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस का कहना है कि गगनदीप के पास मिले मोबाइल से कई पाकिस्तानी ISI अधिकारियों के नंबर भी मिले हैं। काउंटर इंटेलिजेंस पंजाब की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर हुई थी कि भाई एक गगनदीप सिंह उर्फ गगन नाम का व्यक्ति है जो कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर के साथ टच में है। उसी के अंदर कार्रवाई करते हुए SP सिटी रिपुतपन सिंह संधू, DSP इन्वेस्टिगेशन गुरिंदरपाल नागरा इन्होंने ऑपरेशन लीड करते हुए इसको काबू किया जाता है। और इसकी जब इससे 2 मोबाइल बरामद हुए हैं, जब उसकी जाँच की गई तो उसमें तकरीबन 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के नंबर सामने आए हैं। और जो पाकिस्तानी प्रो खालिस्तानी एलिमेंट है गोपाल सिंह चावला, उसके साथ भी इसकी बात होनी जो है तस्दीक हुई है। ये तकरीबन 5 साल से ये पता लगा कि 5 साल से ही पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर के साथ टच में था। राजस्थान इंटेलिजेंस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जैसलमेर के रोजगार कार्यालय में कार्यरत सहायक प्रशासनिक अधिकारी शकूर खान को जासूसी के गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया है। शकूर को आज जयपुर की सेशन कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 7 दिन के रिमांड पर सुरक्षा एजेंसियों को सौंप दिया गया। उस पर आरोप है कि वह पाकिस्तान को भारत से जुड़ी सामरिक महत्व की गोपनीय सूचनाएं भेज रहा था। गौरतलब है कि शकूर खान 2008 में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता साले मोहम्मद के निजी सहायक के तौर पर भी काम कर चुका है। उस वक्त साले मोहम्मद पोखरण से विधायक थे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आतंकवादियों से संबंधों के चलते 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। बर्खास्त किए गए कर्मचारियों में एक पुलिस कांस्टेबल मलिक इशफाक नसीर, एक शिक्षक एजाज अहमद और श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में जूनियर सहायक वसीम अहमद खान शामिल हैं। तीनों बर्खास्त कर्मचारी इस समय जेल में बंद हैं। और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा के सदन में नवीनीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि ये कार्य तेज गति से प्रगति कर रहा है। इस दौरे में उनके साथ विधानसभा सचिव और लोक निर्माण विभाग PWD के विद्युत तथा सिविल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी साथ थे। माननीय अध्यक्ष को बताया गया कि विधानसभा भवन को आधुनिक सुविधाओं से युक्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। विशेष रूप से नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन नेवा को लागू करने के दृष्टिगत इस पहल के तहत आगामी मॉनसून सत्र से पहले विधानसभा को पूर्णतः पेपरलेस बनाया जा रहा है। नए परिवर्तन के तहत दिल्ली विधानसभा के सदन में एक अत्याधुनिक डिजिटल कॉन्फ्रेंस और नेटवर्किंग सिस्टम लगाया जा रहा है, जो पारदर्शिता, कार्य क्षमता और कागज रहित शासन को बढ़ावा देगा। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। असम का चाय बहुत फेमस है, सबको पता है। चाय बहुत आगे रहेगी, विश्व में नंबर 1 में रहेगी। 200 glorious years of Assamti. The saga will continue for many more centuries to come. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक बार फिर आपका स्वागत। समावेशी आर्थिक विकास और देश भर में महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के तहत कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा के साथ मिलकर व्यापार सखी कार्यक्रम की शुरुआत की। दिल्ली स्थित NDMC कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में
महिला उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने मेटा यानी व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की जो स्वामित्व वाली कंपनी है उनके साथ मिलकर के आज एक नेशनल मिशन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट शुरू किया है, जिसमें व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन के ज़रिए एक महिला अपने घर पर बैठ कर के बिना कोई भी पैसा खर्चे सोशल मीडिया और नेटवर्क के ज़रिए किस प्रकार से अपने व्यापार को बढ़ा सकती है, उसमें वृद्धि कर सकती है, उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर हम महिलाओं को दे रहे हैं। प्रयास यही है कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को उद्यमी बनाया जाए, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विज़न है। और पिछले 11 वर्षों में भारत ने अपनी संस्कृति की रक्षा करने और उसे दुनिया के साथ साझा करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया है, पवित्र स्थलों में सुधार किया गया है और पुरानी परंपराओं को फिर से जीवित किया गया है। देखते हैं पिछले 11 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा पर एक रिपोर्ट। भारत की संस्कृति के इंद्रधनुषीय रंगों ने पूरी दुनिया को प्राचीन काल से ही आकर्षित किया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश में हुए मंदिरों के जीर्णोद्धार, तीर्थ स्थलों के पुनर्विकास और कई परियोजनाओं की शुरुआत से न सिर्फ देश की सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण हुआ है, बल्कि भारत की प्राचीन परंपरा और समृद्ध संस्कृति से जन जन का जुड़ाव बढ़ा है। केंद्र सरकार ने मंदिरों के गलियारों और तीर्थ स्थलों के पुनर्विकास पर फोकस किया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना और असम के मां कामाख्या मंदिर में बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। गुजरात में जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और पार्वती मंदिर का विकास भी किया गया है। केदारनाथ मंदिर में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा की स्थापना की गई है। पीएम मोदी के कार्यकाल में ही अगस्त 2020 में अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए भूमि पूजन हुआ और भव्य मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को किया गया। प्रमुख विरासत गलियारों और प्रतिष्ठित स्थलों को विकसित करने के अलावा प्रसाद जैसी योजनाओं के माध्यम से विभिन्न धर्मों के प्रमुख पूजा स्थलों का कायाकल्प करने का प्रयास किया गया है। इसमें मस्जिद, चर्च और तीर्थ स्थल शामिल हैं। स्वदेश दर्शन योजना ने यात्रा स्थल के बुनियादी ढांचे को और बढ़ावा दिया है। हृदय योजना ने 12 विरासत शहरों को विकसित करने पर फोकस किया है। साथ में ये पहल भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर रही है और साथ ही देश भर में पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। इसी का नतीजा है कि 2024 में भारत में 9 मिलियन से ज्यादा विदेशी पर्यटकों का आगमन दर्ज किया गया, जिससे 2,77,842 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा आय हुई। केंद्र सरकार ने भारत की विविध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के बीच संबंधों को मजबूत किया है। काशी तमिल संगमम के दोनों चरणों में काशी और तमिलनाडु के बीच सभ्यतागत संबंधों का उत्सव मनाया गया। महाकुंभ 2025 अब तक के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजनों में से एक बन गया है। केवल एक महीने में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में शामिल हुए, जो 45 दिनों में अपेक्षित 45 करोड़ को पार कर गया। भारत का योग शरीर, मन और आत्मा के सामंजस्य को बढ़ावा देने वाला एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। 27 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में समर्पित करने का प्रस्ताव रखा। आज दुनिया के कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की विशेष तैयारियां चल रही हैं। ये योग की वैश्विक स्वीकार्यता को दिखा रही हैं। देश की संस्कृति को मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल में नई ऊर्जा मिली है। देश के भूले बिसरे नायकों को याद किया गया है। आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल कर प्राचीन ज्ञान को संरक्षित किया गया है। आध्यात्मिक सर्किट और आधुनिक तीर्थ सुविधाओं के माध्यम से भारत की सभ्यता, गौरवशाली इतिहास और समृद्ध संस्कृति की जानकारी जन जन तक पहुंचाई जा रही है। इन सभी प्रयासों ने भारत की भावना को गर्व के साथ दुनिया भर तक पहुंचाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।
Assam tea and the culture around it is so unique and integral to the identity of Assam that we can't even think of Assam without tea. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल साउथ यानी वैश्विक दक्षिण देशों में कृषि नवाचार और सहयोग को तेज करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड टॉपिक्स और रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज RIS के साझे प्रयास से ICRISAT सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर साउथ कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर ISSCA की शुरुआत हुई। ये लॉन्च वैश्विक दक्षिण, ग्लोबल साउथ और त्रिकोणीय सहयोग पर सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली में किया गया। इस मौके पर ICRISAT और DAKSHIN भारत सरकार की एक पहल के बीच एक MOU भी साइन किया गया, जो क्षमता निर्माण और विकास के माध्यम से दक्षिण साझेदारी को मजबूत करने पर केंद्रित है। ISSCA का उद्घाटन वैश्विक कृषि विकास के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो ज्ञान के आदान प्रदान, नवाचारों को बढ़ावा देने तथा समान कृषि, जलवायु और सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे देशों के बीच साझेदारी बनाने के लिए एक समर्पित मंच की स्थापना करता है। इस मौके पर ICRISAT के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक ने बताया कि ISSCA की स्थापना के जरिए ग्लोबल साउथ के देशों को अपनी कृषि व्यवस्था सुधार करने में मदद देना चाहते हैं। कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए ग्लोबल साउथ सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर हिमांशु पाठक हैं, जो कि ICRISAT के डायरेक्टर जनरल हैं। सर, क्या इनिशिएटिव है, किस तरीके से ये किसानों के लिए और ग्लोबल साउथ के लिए फ़ायदेमंद होगा? इस सेंटर का उद्देश्य यही है कि ग्लोबल साउथ के जो एग्रीकल्चर है, इसमें काफ़ी सारा कॉमनलिटीज़ है। यहाँ का क्लाइमेट भी आप देखिएगा बराबर है, मिट्टी का जो प्रॉब्लम है, पानी का जो प्रॉब्लम है, ये भी बराबर है। इसलिए कई सारे टेक्नोलॉजीज़ जो हैं हम आपस में शेयर कर सकते हैं, हमारी जो नॉलेज है इसको बांट सकते हैं और एक दूसरे का काम में आ सकते हैं। इसी को अंजाम देने के लिए हमने इस सेंटर का जो कि लॉन्चिंग किया है आज। इसमें हम आज एक वेबसाइट का भी लॉन्चिंग किया, जिसमें जितने भी टेक्नोलॉजीज एग्रीकल्चर में, चाहे क्रॉप में हो, हॉर्टिकल्चर में हो, एनिमल में हो, फिशरीज़ में हो, उसको सब इकट्ठे करके हम बाकी सबको उसके माध्यम से सबको हम सूचित करेंगे कि ये जो टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी शेयरिंग का क्या प्रॉस्पेक्ट रहेगा और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी कि ग्लोबल साउथ के लेवल पे इस तरीके से एक सेंटर स्थापित करना पड़ा? अभी जो हमने शुरुआत किया है, आज जो हमने वेबसाइट लॉन्च किया है, इस वेबसाइट में अभी फ़िलहाल 100+ टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी है, लेकिन हम बाकी जितने भी हमारे CG सेंटर्स हो, चाहे इरी सिमिट से लेकर के इक्रिसेट, बाकी सब, और जो हमारे नार्स पार्टनर्स है जैसे ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इनके पास जो भी टेक्नोलॉजीज़ है जो उनको लगता है कि दूसरे देशों के लिए भी उपयुक्त होगा, वो सब हम इकट्ठा कर रहे हैं। तो इस पूरे वेबसाइट में हमारा 5 वर्टिकल्स है, क्रॉप है, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है, मैकेनाइजेशन है, डिजिटल एग्रीकल्चर है। ये सब जो है कि एक तो उसमें उपलब्ध होगा। ये तो नंबर 1 कि हम सबको इकट्ठे करेंगे, इसका और नंबर बढ़ाएंगे ताकि जानकारी पहले सबको मिल जाए। दूसरे, अगर किसी देश को कोई एक टेक्नोलॉजी लगता है कि हाँ उनके देश के लिए, वो उनका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, तो फिर इनका जो डेवलपर है उनके साथ भी अपना बात करेंगे। सर, कई बार टेक्नोलॉजी और रिसर्च जो है वो होती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आने में बहुत समय लग जाता है और कई बार आ भी नहीं पाती है, तो उसके लिए क्या इनिशिएटिव लिया जाएगा सेंटर द्वारा? इस सेंटर का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है टेक्नोलॉजी, पहले एक तो जानकारी मिले कि ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, अब फिर जो है कि उस टेक्नोलॉजी को जिसको चाहिए उन तक पहुंचाया जाए, उसके लिए हम प्रयास करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, किसानों के खेत तक पहुंचाया जाए। उसके लिए जो कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम हो, अवेयरनेस का प्रोग्राम हो, और कहीं कहीं उनको भी बुला करके उनके बारे में बताना, गवर्नमेंट के साथ बात करना, ये सभी दिशाओं में जो है कि हम काम कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे।
बहुत तो बिल्कुल। तो कृषि के क्षेत्र में लगातार जो है कोशिश की जा रही है कि उसको ग्लोबल साउथ के लेवल पे जो है सहयोग बढ़ाया जाए और कोशिश की जाए कि जो ग्लोबल साउथ के जो भी देश हैं वहाँ पर कृषि संबंधित जो भी चुनौतियाँ हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनको तकनीक के माध्यम से, शोध के माध्यम से सॉल्व किया जाए और उसके लिए जो है ये सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो है वो स्थापित किया गया है। अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से मुलाकात की। अश्वनी वैष्णव ने अपने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के रेल बजट को औसत 372 करोड़ 2009 और 14 से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2025-26 में 3042 करोड़ कर दिया है और हम उत्तर से दक्षिण केरल तक तीसरी और चौथी लाइन पर काम कर रहे हैं ताकि यात्री और माल दोनों रेल द्वारा आ जा सके। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के साथ प्रमुख परियोजनाओं पर चर्चा की और भूमि अधिग्रहण, विशेष रूप से अंगमाली एरुमेली रेलवे परियोजना और केरल में स्वीकृत ROB-RUB के लिए समर्थन मांगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अनुमति दें, नमस्कार।